नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने अमर ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आशा कर रहा हूँगा आप तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन सीरीज लेकर आया हूँ 9th क्लास की। आज बच्चों हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल साइंस की। उस सोशल साइंस के जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए हमने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, और बच्चों के लिए हम यूट्यूब पर ऑनलाइन फ्री अपन सोशल साइंस के जितने भी जो टॉपिक है उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और पूरी बुक को अपन ख़त्म करेंगे। तो बच्चों, हम समझते हैं कि जो अपने जो ज्योग्राफी उस ज्योग्राफी के अपने जो सोशल साइंस है वो सोशल साइंस के कुल कितने भाग है, और अपन किस अपने जो टॉपिक है उस टॉपिक से अपन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि जो अपना जो ज्योग्राफी है उस ज्योग्राफी में कितने भागों में बांटा गया है उसको अपन समझेंगे। और अपन इस सीरीज के अंदर शुरुआत में अपन कौन सा जो चैप्टर है उस चैप्टर को पढ़ेंगे, उसको हम समझेंगे। तो बच्चों, क्या है कि जो अपन जो जो 9th क्लास है ना, क्लास 9th, उस क्लास 9th के जो सामाजिक जो विज्ञान है ना, सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट को हम सामाजिक विज्ञान के जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को अपन पढ़ेंगे। तो बच्चों, क्या होता है कि जो सामाजिक विज्ञान है उस सामाजिक विज्ञान को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बांटा गया है भूगोल में। भूगोल इसका पोर्शन है। और दूसरा है ये अपने है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान। और जो तीसरा है अपना है इतिहास। इतिहास। और चौथा है अपने अर्थव्यवस्था। 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 अर्थव्यवस्था को हम बच्चों थोड़ा एकदम सही लिख देते हैं। अर्थव्यवस्था। व्यवस्था। तो बच्चों, अपन क्या हो गए, जो सोशल साइंस है उस सोशल साइंस को 4 भागों में बांटा गया है। अपने ज्योग्राफी में बांटा गया है, पॉलिटिकल साइंस में बांटा गया है, हिस्ट्री में बांटा गया है, और इकोनॉमी में बांटा गया है। तो बच्चों, अपन क्या करेंगे कि अपनी जो क्लास है वो क्लास अपन सबसे पहले अपने भूगोल से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? भूगोल। देखो, भूगोल से स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जो भूगोल से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि इससे अपने को इतिहास इतिहास भी बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा, और अर्थव्यवस्था भी बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगी, और राजनीतिक जो विज्ञान है और राजनीतिक विज्ञान भी हमें बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, अपना जो सिलेबस है ना वो सिलेबस अपन आरबीएसई का सिलेबस है। लेकिन बच्चों, क्या है कि जो आरबीएसई के जो सिलेबस है ना उस सिलेबस को एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो किया गया है। आरबीएसई ने जो राजस्थान सरकार है उस राजस्थान सरकार ने एनसीईआरटी के जो सिलेबस है उस सिलेबस को फॉलो कर रखा है। अपन भी उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए इस सोशल साइंस की पूरी बुक को पढ़ेंगे। तो बच्चों, अपन क्या करते हैं कि जो शुरुआत करते हैं अपने जो शुरुआत करेंगे ना बच्चों, मैंने बताया कि अपन जो शुरुआत करेंगे वो अपन किससे करेंगे? ज्योग्राफी से करेंगे। तो ज्योग्राफी में जो अपना जो पहला जो टॉपिक रहेगा वो पहला जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर कौन सा है? भारत की स्थिति और आकार। भारत की स्थिति व आकार। आखिर बच्चों, अपन जो इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो इस टॉपिक में अपन समझेंगे कि इस टॉपिक की जो जो मोटी मोटी समरी होती है उस समरी को हम शुरुआत में समझ लेते हैं, ताकि अपने जो आगे जैसे जैसे चैप्टर कंटिन्यू होता जाएगा तो अपने क्लियर होता जाएगा। तो बच्चों, क्या होगा कि जो अपन जो ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे भारत की स्थिति व आकार, उस भारत की स्थिति व आकार में क्या होता है कि बच्चों भारत की वास्तव में एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है वर्ल्ड के अंदर, वो चीज़ अपन समझेंगे। और इसकी जो लोकेशन है वो भारत जो एशिया के अंदर कहाँ है वो अपन समझेंगे। भारत का आकार कौन सा है वो समझेंगे।
भारत के जो पड़ोसी देश है वो पड़ोसी देश कौन कौन से वो अपन समझेंगे, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, इस प्रकार से अपन समझेंगे। तो अपन जो शुरुआत करते हैं अपने जो वर्ल्ड का जो ग्लोब है ना, उस ग्लोब से अपन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्या है कि जो विश्व के अंदर कुल कितने 7 महाद्वीप है, कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप है बच्चों, 7 महाद्वीप है। तो ये जो 7 महाद्वीप है ना, ये 7 महाद्वीप, ये थोड़ी सी थोड़ा दिक्कत आ रही है, इसको अपन थोड़ा सही कर देते हैं। ये अपने 7 महाद्वीप। तो देखो पहला जो महाद्वीप है उसका नाम क्या है, एशिया। दूसरा कौन सा है, ये अपने अफ्रीका। तीसरा है उत्तरी अमेरिका। चौथा है दक्षिणी अमेरिका। पांचवा है अपने यूरोप। छठा है ऑस्ट्रेलिया। और सातवां है अंटार्कटिका। तो अपनी जो जो भारत है वो भारत कहाँ है, जो एशिया है उस एशिया के दक्षिण के अंदर स्थित है। एशिया के अंदर कहाँ स्थित है, ये दक्षिण के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ ले कि जो भारत है वो भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित होगा बच्चों, ये होगा दक्षिण के अंदर। तो अपन ने इस प्रकार से समझ लिया इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन क्या है, दक्षिण के अंदर है। देखो बच्चों अपने क्या जो टॉपिक है ना, टॉपिक में एक्चुअल में जो अक्षांश रेखा होती है वो देशांतर रेखा होती है, उनका जो जिक्र है वो जिक्र नहीं किया गया। एक्चुअल में जो बहुत सारे जो टीचर होते हैं जब इस चैप्टर को पढ़ाते हैं तो अक्षांश व देशांतर नहीं पढ़ाते, जबकि बच्चों अक्षांश व देशांतर के बिना इस क्लास को समझना असंभव है। तो बच्चों इसमें अपन को सबसे पहले अक्षांश और देशांतर को समझना पड़ेगा। तो आइए हम समझते हैं कि अक्षांश रेखा होती क्या है। अक्षांश रेखा क्या होती है कि बच्चों की ये अपना जैसे कि मान लेते हैं एक ये ग्लोब है, क्या है अपना ग्लोब है। इसको अपन क्या होता है कि जो डायग्राम है उस डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये अपना इसका जो ग्लोब है वो ग्लोब को अपन देख लेते हैं, इसका ग्लोब बना लेते हैं एक बार कि इस प्रकार से ये अपना हो गया अभी ग्लोब है। और ग्लोब होने के बाद क्या होता है कि बच्चों ये इस प्रकार से जो आडी रेखाएं होती है ना, ये आडी रेखाएं इस प्रकार से क्या होती है, ये जो आडी रेखाएं होती है उस आडी रेखाओं को क्या कहते हैं अपन, आडी रेखाओं को क्या कहते हैं बच्चों, देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये इस प्रकार से जो आडी रेखाएं होती है उस आडी रेखाओं को अपन क्या कहते हैं बच्चों, सॉरी अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश। मतलब बच्चों क्या होता है कि जो रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से स्टार्ट होकर पूर्व की ओर जाती है, वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब के अंदर पश्चिम से स्टार्ट हो रही है और पूर्व की ओर जा रही है, उसे अपन क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, अक्षांश रेखा कहेंगे। देखो इस प्रकार से, देखो किस प्रकार से, ये इस प्रकार से जा रही है रेखा, ये इस प्रकार से जा रही है रेखा, ये इस प्रकार से रेखा जा रही है, ये इस प्रकार से जा रही है, ये इस प्रकार से जा रही है, ये इस प्रकार से जा रही। मतलब यहाँ पर क्या है, पश्चिम है और ये क्या है, पूर्व है। मतलब वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से स्टार्ट होकर पूर्व में समाप्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो बच्चों अपन क्या करेंगे कि इस ग्लोब में एक चीज समझेगी कि जो मोटे मोटे तौर पर मतलब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती है, उस महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को अपन समझेंगे। महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखाएं होती है उस महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को अपन समझेंगे। फिर देखो अपने जो वर्ड है ना, वर्ड के अंदर अपने क्या है कि तीन जो होती है ना, तीन प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, तीन प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। पहली तो जो होती है वो पहली होती है अपने, ये अपने होती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या होती है, 0 डिग्री होती है। और ऊपर जो होती है उत्तरी की ओर ये होती है कर्क रेखा, और दक्षिण की ओर होती है, इनको क्या कहते हैं, मकर रेखा। ये होती है 23.5 डिग्री, और ये भी क्या होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इसको अपन क्या कहेंगे, कर्क रेखा। और इसको अपन क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा, भूमध्य
रेखा, और इसको अपन क्या कहेंगे, मकर रेखा। मकर रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर बनी होती है, और 23.5 डिग्री क्या होती है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और मकर रेखा क्या होती है, दक्षिणी अक्षांश। जब अपन आगे हम भारत का जब पोर्शन स्टार्ट होगा तो उस भारत के पोर्शन में अपन जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जो आगे समझेंगे। तो बच्चों अगर आगे हम समझेंगे कि जो देशांतर जो होती है वो देशांतर रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखा, देशांतर रेखाएं क्या होती है कि वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। मतलब उत्तर से स्टार्ट हो रही है, दक्षिण में समाप्त हो रही है, उससे अपन क्या कहेंगे, देशांतर रेखा। क्या कहेंगे, देशांतर रेखा, उसको अपन क्या कहेंगे, देशांतर रेखा। अपन इसको क्या करते हैं, ग्लोब के माध्यम से समझते हैं कि ग्लोब में इसको किस प्रकार से समझा रखा है। इस प्रकार से हो गया। देखो बच्चों इसमें क्या होता है कि देखो इसमें क्या होता है, देखो ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये उत्तरी ध्रुव, ये क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, और ये क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी। ये भाई ध्रुव दो ही होते हैं, एक तो उत्तरी होता है एक दक्षिणी होता है। ये इस प्रकार से क्या होगी, उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होगी और दक्षिणी ध्रुव की ओर समाप्त होगी। इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होगी और ये दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होगी। ये इस प्रकार से क्या बनता है, इस प्रकार की जो काल्पनिक रेखाएं होती है, इन काल्पनिक रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। तो अब बच्चों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो देशांतर रेखाएं होती है, इस देशांतर रेखाओं का काम क्या है। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक रेखा तो है नहीं। भाई मानव ने इसे काल्पनिक क्यों माना। देखो बच्चों इसको जो काल्पनिक है ना, वो काल्पनिक मानने का जो सबसे जो बड़ा रीजन है, वो बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि देखो यहाँ पर एक रेखा है, यहाँ इस प्रकार से ये 0 डिग्री है। तो क्या होता है कि जो देशांतर जो रेखा होती है, वो देशांतर रेखा अपने समय मापने के लिए होता है, समय मापने के लिए। क्यों, क्योंकि देखो हर क्षेत्र पर अलग अलग प्रकार का समय होता है। भी देशांतर रेखा क्या होगी, भी समय या अलग समय होगा, या अलग समय होगा, या अलग समय होगा। तो फिर क्या होता है कि बच्चों 0 डिग्री पर क्या होता है कि अपन मान लेते हैं 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हो। अगर कोई बंदा एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाता है तो उसे कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय। कितने मिनट का समय लगेगा बच्चों, 4 मिनट का समय। दूसरे फर्स्ट अक्षांश से दूसरे अक्षांश पे जाएगा तो वापस कितने, 4 मिनट का। ये तीसरे अक्षांश से चौथे अक्षांश पे जाएगा तो कितने मिनट का, 4 मिनट का। ये इस प्रकार से एक एक अक्षांश बढ़ेंगे तो अपने को कितना मिनट का समय लग रहा है, 4 मिनट का समय। तो देखो इसमें क्या होता है कि आप इधर भी जाओगे 4 मिनट के समय का अंतर आएगा, 4 मिनट के समय का अंतर आएगा, 4 मिनट के समय का इस प्रकार से। लेकिन बच्चों इसमें भी एक क्या है कि पॉइंट है कि ट्विस्ट है कि आप अगर पश्चिम की ओर जाते हो तो मान घटता है, तो मान घटता है। और अगर आप पूर्व की ओर जाते हो, किसकी ओर जाते हो बच्चों, पूर्व की ओर जाते हो, तो मान क्या होता है, बढ़ता है। मान बढ़ने का मतलब क्या होता है कि अगर आप जो जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पे जो 0 डिग्री जो रेखा है, 0 डिग्री जिसे अपन ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, अगर इस रेखा से अगर आप क्या करोगे कि पूर्व की ओर चले गए, माना कि अपन समझते हैं कि आप पूर्व की ओर जा रहे हो, तो फिर क्या होगा कि समय घटेगा। और आप अगर आप पूर्व की ओर जाओगे तो क्या होगा, समय बढ़ेगा, और पश्चिम की ओर जाओगे तो क्या होगा, मान घटेगा। जैसे यहाँ 12 बज रहे हैं, अगर अपन ऐसा करते हैं कि अगर आप 4-4 मिनट में बढ़ रहे हो तो समय क्या हो जाएगा, 12:04, 12:08, 12:12 12:16। इस प्रकार से 4-4 मिनट पर हर एक अक्षांश पर समय बढ़ रहा है। अगर आप पश्चिम की ओर जाओगे, वेस्ट की ओर आप जैसे ही वेस्ट की ओर जाओगे तो 4-4 मिनट का जो समय होगा उस समय घटेगा। जैसे सपोज करते 11 क्या हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे, 11:52 हो जाएंगे, 11:48 हो जाएंगे, 11:40 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो देशांतर रेखा होती है वो देशांतर रेखा अपने
पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक मानक जो समय होता है उस मानक समय को डिनोट करने के लिए इस देशांतर रेखा को माना गया। तो बच्चों ये जो 0 डिग्री जो रेखा है ना, 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या होती है कि जो ये 0 डिग्री जो होती है, ये 0 डिग्री ये क्या होती है कि एक जगह पड़ती है जिसका नाम है लंदन। लंदन 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 कहाँ पड़ता है? ग्रेट ब्रिटेन में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो 0 डिग्री रेखा है, ये 0 डिग्री कहाँ से निकल रही है? लंदन से निकल रही है। बच्चों कहाँ से निकल रही है? ये लंदन से निकल रही है। इसी प्रकार से 4-4 मिनट का समय इधर बढ़ रहा है और 4-4 मिनट का समय इधर घट रहा है। इस प्रकार से अपन क्या मानते हैं? ये देशांतर रेखाएं होती है। अगर अपन अगर आगे चले, देखो गोलार्ध, गोलार्ध, आखिर गोलार्ध क्या होता है? देखो अपन ने अक्षांश व देशांतर रेखा समझी, तो और अक्षांश और देशांतर रेखा समझने से पहले अपन ने जो भारत है वो भारत की विश्व में जो एक्चुअल जो लोकेशन है उस एक्चुअल लोकेशन को अपन ने समझा। तो फिर होता क्या है कि बच्चों कि जैसे ये अपने ये इस प्रकार से अपन ने क्या ले लिया? ग्लोब ले लिया, ग्लोब ले लिया। अब ग्लोब ले लिया तो क्या होता है कि जो ये देखो ये इस प्रकार से क्या होता है कि बच्चों जो गोलार्ध होते हैं वो गोलार्ध 2 प्रकार से होते हैं, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होता है? 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री कौन सी? भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा क्या करती है बच्चों? इस पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक तो बांटती है उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार से अपन ने क्या समझा कि जो एशिया जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप इस प्रकार से है, और एशिया महाद्वीप के अंदर अपने जो भारत है वो भारत की लोकेशन कहाँ पर है? भाई यहाँ पर है भारत की लोकेशन। सीधी सी बात है, अपन ने भी समझा कि जो भारत की जो लोकेशन है वो भारत की लोकेशन कहाँ है? वो यहाँ पर है। भारत की जो लोकेशन है वो लोकेशन कहाँ पर है? इस प्रकार से। तो आप बताओ कि जो भारत है वो भारत कहाँ स्थित है? 0 डिग्री के, 0 डिग्री वो ऊपर स्थित है, 0 डिग्री के अगर नीचे थोड़ी स्थित है। तो अपन क्या कहेंगे? जो भारत है वो भारत कौन से? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर भारत की लोकेशन यहाँ होती, माना कि भारत की लोकेशन यहाँ होती, तो फिर क्या होता है कि जो भारत है वो भारत कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसी प्रकार से गोलार्ध को उत्तर और दक्षिण के हिसाब से बांटा गया है। तो ये तो क्या होगी? अक्षांश के हिसाब से, अक्षांश के हिसाब से। और अपन ने अक्षांश के बाद क्या पढ़ा? देशांतर पढ़ा। अपन ने क्या पढ़ा? देशांतर। और देशांतर के हिसाब से गोलार्ध 2 प्रकार से होता है, गोलार्ध 2 प्रकार से। एक तो होता है पश्चिम और एक होता है पूर्व। तो इस प्रकार से होता है। क्या होता है कि अपन एक ग्लोब ले लेते हैं, ये इस प्रकार से ग्लोब ले लिया। ये ग्लोब लेने के बाद क्या होता है कि बच्चों ये इस प्रकार से भी देशांतर रेखा है, और देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर निकल रही है। तो फिर क्या होता है कि ये इस प्रकार से एक रेखा होती है। ये रेखा क्या कर रही है? इसको एक तो पश्चिमी भाग में बांट रही है, पश्चिमी भाग। ये इसको किस में बांट रही है? पूर्वी भाग, पूर्वी भाग। तो अपन ने भी नक्शे के अंदर क्या समझा? भी एक जो एशिया महाद्वीप है वो इस प्रकार से है, माना कि सपोज कर लो एशिया महाद्वीप के या भारत जो है वो भारत यहाँ स्थित है, भारत यहाँ स्थित है। तो आप ही बताओ कि भाई ये पश्चिम में स्थित होगा कि पूर्व में स्थित होगा? भाई सीधी सी बात है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के ये पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये क्या होगा अभी? पूर्वी भाग। तो ये क्या होगा अभी? पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे भाई अक्षांश के हिसाब से भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर अक्षांश। और अपन अगर आपसे पूछे देशांतर के हिसाब से गोलार्ध कहाँ स्थित है, तो पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो बच्चों ये अपना जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है अपने ये चैप्टर क्या है कि अपने जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, जैसे जैसे ज्योग्राफी, उस ज्योग्राफी के चैप्टर का सबसे बेसिक टॉपिक है, सबसे बेसिक टॉपिक। आप फर्स्ट चैप्टर को स्किप करके आप सेकंड चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप की जो पूरी जो ज्योग्राफी वो ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर पे टिकी हुई है।
क्योंकि आप इसके बिना अगले आप चैप्टर समझ ही नहीं सकते। और ज्योग्राफी पे ही हिस्ट्री टिकी हुई है, और हिस्ट्री पे भी इकोनॉमी टिकी हुई है, और इसी के साथ पॉलिटिकल साइंस भी इसी के ऊपर टिकी हुई है। तो बच्चों अपन ने ये अभी तक अपन ने कुछ बड़ा इतना कुछ नहीं पढ़ा। किसी बच्चों को लग रहा होगा कि अपन ने इतना इतना ज़्यादा कुछ लेंथी पढ़ लिया, अपन ने इतना कुछ ज़्यादा अपन ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक बार सबसे पहले रिवाइज करा देता हूँ कि अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। भी अपन अपनी इस क्लास में आए, सर्वप्रथम इस क्लास में आए तो अपन ने सबसे पहले समझा भी सोशल साइंस को 4 भागों में बांटा, और उस सोशल साइंस के अपन ने ज्योग्राफी को पढ़ा। और ज्योग्राफी को पढ़ने के बाद अपन ने फर्स्ट चैप्टर भारत की स्थिति व आकार को पढ़ा। भारत की स्थिति व आकार, और भारत की स्थिति आकार में अपन ने सर्वप्रथम क्या पढ़ा कि जो वर्ल्ड के अंदर अपन कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में अपनी स्थिति कहाँ है, स्थिति कहाँ है, इसको अपन ने समझा। फिर अपन ने अक्षांश को समझा, फिर अपन ने देशांतर को समझा, फिर अक्षांश का क्या काम है वो अपन ने समझा, देशांतर का क्या काम है वो अपन ने समझा, फिर देशांतर से किस प्रकार से समय बनता है वो अपन ने समझा। क्योंकि बच्चों जो देशांतर अभी पढ़ा ना, ये देशांतर अभी जब हम भारत वापस स्टार्ट करेंगे तो भारत में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारत में इसका जो समय है वो समय किस प्रकार से माना गया, ये भी अपन आगे समझेंगे। फिर अपन ने समझा कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होते हैं, ये अपन ने समझा। और इसके बाद अपन अब आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। एक है कि जो भारत है भी, इतना तो अपन ने वर्ड में पढ़ लिया, अब अपन भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। इसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे बच्चों, भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो क्या है कि भारत की स्थिति, भारत भारत एक्चुअल में कहाँ स्थित है वास्तविक रूप में, तो ये क्या है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है साहब, देखो, और ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा में स्थित है। और जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो बच्चों क्या होता है कि अपन ने अभी समझा कि जो अक्षांश रेखा है वो अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। तो आपके समाज एक आपके जहन में एक क्वेश्चन नॉर्मल सा आया होगा कि यार जो आप बता रहे हो सर भी कि अक्षांश रेखा तो चलो ठीक है अक्षांश से, लेकिन आपने ये उत्तरी उत्तरी क्यों लिखा। भी देखो बच्चों, अभी आप अपन ने ये पिछली क्लास में अपन ने गोलार्ध को समझा, गोलार्ध को समझा था ये नक्शा बनाकर। भी भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो 0 डिग्री से ऊपर के जितने भी गोलार्ध होंगे, जितने भी अक्षांश रेखा होगी, उस अक्षांश रेखा के साथ क्या लगेगा, उत्तरी अक्षांश रेखा। 0 डिग्री के दक्षिण में जितनी भी होगी उसके साथ क्या लगेगा, दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो भारत यहाँ स्थित है, यहाँ से स्टार्ट हो रही रेखा क्या समाप्त होगी, तो ये उत्तर की है, तो यहाँ भी उत्तर लग जाएगा और यहाँ भी उत्तर लग जाएगा। इसको अपन एक मैप के माध्यम से समझते। देखो ये अपने भारत का नक्शा है। ये भारत के नक्शे में क्या हो रहा है कि बच्चों ये देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या है, उत्तरी ये इस प्रकार से रेखा जा रही 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश रेखा जा रही और ये जा रही 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। इस प्रकार से जा रही है 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ये तो हो गई अक्षांश रेखा। और इसके बाद क्या हो रहा है कि बच्चों ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। आपके भी देखो दिमाग में इसमें एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें पूर्व पूर्व क्यों लिखा है। अपन ने अभी जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध समझा था तो क्या समझा भी जो भारत है वो भारत इस प्रकार से ये पूर्व है, ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर क्या है 0 डिग्री, तो और ये क्या है पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध।
तो 0 डिग्री जो रेखा है ना, 0 डिग्री के जितने भी पश्चिम की ओर जाएंगे तो जितनी भी जो रेखाएं होगी उस रेखा को हम क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर रेखा। और 0 डिग्री के जब पूर्व की ओर जाएंगे इधर जितनी भी रेखा होगी उनको हम क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर रेखा। अपन उनको क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर रेखा। और अपन ने भी जब अपन ने पढ़ा कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा समझिए जो 23.5 डिग्री उत्तर के अंदर स्थित है, और एक भूमध्य रेखा समझिए जो 0 डिग्री पर है, और एक अपन ने क्या समझा 23.5 डिग्री रेखा जो है कर्क रेखा, सॉरी मकर रेखा, वो दक्षिण के अंदर स्थित है। उसमें से एक रेखा है ये कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा। इस प्रकार से आपको लाइन दिख रही होगी। ये जो कर्क रेखा है ना, ये कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट रहा है। ये आपको लाइन के अंदर दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, ये भारत है, ये भारत को उत्तर में बांट रही है और ये दक्षिण के अंदर बांट रही है। तो फिर क्या होता है कि एक आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है कि जो कर्क रेखा, वो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है ना बच्चों, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से इस मैप के माध्यम से समझते हैं सर्वप्रथम। इस मैप के माध्यम से देखो, यहाँ पर क्या है, गुजरात है। यहाँ पर क्या है, गुजरात। गुजरात है। और गुजरात के बाद जैसे ही आते हैं ना, यहाँ पर एक राजस्थान का थोड़ा सा पोर्शन आ जाता है, राजस्थान। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों, राजस्थान का क्या होता है, थोड़ा सा पोर्शन आ जाता है। राजस्थान का आने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है एमपी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। आगे जैसे ही बढ़ते हैं यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। जैसे ही छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ेंगे तो यह आ जाता है झारखंड। झारखंड। झारखंड के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के बाद यहाँ पर क्या आता है, त्रिपुरा। त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद यहाँ पर कौन सा आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है मिजोरम। जो इस प्रकार से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। इस प्रकार से कितने 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा निकल रही है अपने बच्चों, कर्क रेखा निकल रही है। और कर्क रेखा 2 भागों में बांट रही है, किसको, भारत को। देखो आगे हम कि यामोत्तर रेखा। यामोत्तर रेखा। यामोत्तर रेखा क्या होती है कि बच्चों, यामोत्तर जो रेखा होती है ना, यामोत्तर रेखा इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद के पास पड़ती है नैनी। नैनी से होकर गुजरती है। और ये यामोत्तर जो रेखा होती है, स्थानीय जो समय होता है इस यामोत्तर रेखा का, उसे देश का मानक समय माना जाता है। मानक समय, इसको अपन समझते हैं कि मानक समय क्या होता है, और अपने यामोत्तर रेखा क्या होती है उसको अपन समझते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि जैसे अपन एक बार क्या करते हैं, एक मैप बना लेते हैं अपने पास, पिछला मैप भी, लेकिन एक मैप यहाँ से बना लेते हैं। सबसे पहले यामोत्तर रेखा को समझ लेते हैं, यामोत्तर रेखा क्या होती है। तो बच्चों क्या होता है कि ये इस प्रकार से अपना भारत है, मोटा मोटा बना लेते हैं भारत। इस प्रकार से भारत, ये इस प्रकार से ये यमुना से होकर यहाँ से नदियाँ निकल रही। तो फिर क्या होता है कि बच्चों, कि क्या होता है कि जैसे मैंने आपको भी समझाया कि जो देशांतर रेखा होती है, तो देशांतर रेखा एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब 0 डिग्री है तो अब एक देशांतर रेखा तो यहाँ से गुजर रही है, एक देशांतर रेखा यहाँ से गुजरेगी, एक देशांतर रेखा यहाँ से गुजरेगी, और एक देशांतर रेखा यहाँ से गुजरेगी। तो बच्चों सोचो भी, एक देशांतर रेखा या एक देशांतर, तो बीच में इतनी सारी देशांतर रेखा आ रही है। तो भाई इस देशांतर रेखा पर अगर माना कि अगर कोई टाइम है और यहाँ पर कोई टाइम है, तो इस टाइम के अंदर आप सोचो कि बच्चों कितना डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आएगा। माना कि सपोज कर लो यहाँ पर कितने 20 देशांतर का अंतर है, माना कि, तो 20 इंटू आप क्या करोगे 4, तो क्या होगा 80 मिनट। इतने 80 मिनट का समय आ रहा है।
तो एक्चुअल में ये अपन ने क्या माना, एक उदाहरण माना है। क्या माना है? उदाहरण। बाकी क्या होता है कि बच्चों, ये आपके लिख रखा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर। अगर अपन सभी क्षेत्र का स्थानीय समय मानने लग जाए तो यहाँ पर क्या पड़ता है? गुजरात, और यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से यहाँ इस जो समय होता है, समय में कितने 2 घंटे का क्या होता है? अंतर होता है। 2 घंटे का क्या होगा? अंतर होगा। क्योंकि यहाँ से आप इधर बढ़ोगे तो देशांतर बढ़ रहा है, देशांतर बढ़ेगा तो क्या होगा? समय भी बढ़ेगा। समय बढ़ने के बाद क्या होता है कि जैसे 2 घंटे का अंतर आता है। जैसे माना कि यहाँ पर अगर कोई 10 बज रहे हैं ना, तो यहाँ पर कितने बजेंगे? 12 बजेंगे। तो एक ये प्रॉब्लम हो गई। एक देश एक समय होना चाहिए, ये सबसे बड़ी, सभी देश हो, कोई भी देश हो। आज अपने यहाँ अलग समय है, पंजाब में अलग है, सिक्किम में अलग है, या नागालैंड में अलग है, या तेलंगाना में, तो एक प्रकार की समस्या पैदा हो जाती है। अगर कोई राजनेता हो या कोई भी बिजनेसमैन या किसी का अगर कोई प्रोग्राम हो तो उस प्रोग्राम को अटेंड करने में काफ़ी समस्या आती है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि एक भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, इसका नाम है यामोत्तर रेखा। ये आप नक्शे में देख रहे होंगे, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप नक्शे में देख रहे होंगे। ये जो बीच में एक रेखा जा रही है, बीच में एक रेखा, बीच में ये थोड़ा सा एक बार अपन इरेज से क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इससे अपने एक बार समझ में आ जाएगा। या आपके तो भी ये देखो अक्षांश देशांतर तो एकदम क्लियर है। तो अपन एक बार इस मैप से इसको इन कर देते हैं अपने यामोत्तर रेखा समझने के लिए। तो जैसा कि आप इस नक्शे में देख रहे होंगे कि एक बीच से एक रेखा जा रही है इस प्रकार से। ये जो रेखा है ना, इसी रेखा को क्या कहते हैं? यामोत्तर रेखा। या रेखा, ये यामोत्तर रेखा जो है ये 82.82 डिग्री, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, रेखा। तो फिर बच्चों क्या हुआ कि भारत सरकार ने देखा भी समस्या पैदा हो रही, गुजरात वाले और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटों का समय का अंतर आ रहा है, भी एक देश है तो एक समय होना चाहिए। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए फिर क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने एक स्कीम सोची कि भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजर रही है जो है 82.82 डिग्री रेखा। वो रेखा इलाहाबाद जो शहर है, उस इलाहाबाद शहर के पास एक छोटा सा गाँव है नैनी, उस नैनी से गुजर रही है। उसका जो स्थानीय जो समय होगा वो स्थानीय समय पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। क्या होगा? जो स्थानीय जो समय होगा वो पूरे भारतवर्ष में लागू होगा, जिससे क्या होगा कि जो भारत का जो समय है वो समय ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि भारत के बीच में अगर वही समय राजस्थान वालों के लिए पड़ रहा है, वही समय त्रिपुरा वाला के लिए पड़ रहा है। इसीलिए बीच में एक 82.82 डिग्री एक जो मानक रेखा है, उस मानक रेखा को अपन ने मान लिया, और उस मानक रेखा के जो स्थानीय समय है, उस स्थानीय समय को संपूर्ण भारत में मानक समय के रूप में मान लिया, मानक समय के रूप में मान लिया। इस प्रकार से पूरे भारत के अंदर समय की समस्या का जो समाधान था वो समाधान समाप्त हुआ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा कि समय किस प्रकार से बनता है अपने। और आप जब भविष्य में भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो मेरे को लगता है कि आपको ये वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस चीज़ को वापस नहीं समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज अपनी फर्स्ट क्लास है, जो बच्चे नए जुड़े हुए वो इस क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि कंटिन्यू अब नई क्लासें होने वाली है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इस प्रकार से एक एक बारी से हम पूरे बुक को समाप्त करेंगे। और बच्चों को एक एडवाइज है कि जिन बच्चों ने अभी तक एटलस नहीं लाए वो एटलस लेके आ जाए, क्योंकि एटलस के बिना ज्योग्राफी को समझना असंभव के समान है।
क्योंकि ज्योग्राफी में जो रट्टाफिकेशन और रट्टाफिकेशन नहीं चलता। आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में आप रट्टाफिकेशन कर सकते हो, लेकिन आप ज्योग्राफी में रट्टाफिकेशन नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको बड़े भाई के नाते आपसे एडवाइज है कि आप है ना ज- जल्द से जल्द एटलस ले, और एटलस को साथ लेके बैठे। जब भी आप क्लास देख रहे हो तो आप क्या करो कि एटलस को क्या करें कि साथ लेके बैठे, ताकि आपके जो पोर्शन है वो पोर्शन समझ में आता रहे। तो बच्चों इस प्रकार से अपन आगे बढ़ रहे थे। तो इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते हुए अगर आगे हम जो पढ़ेंगे ना बच्चों, भारत की जो आकार है उस आकार से संबंधित अपन पढ़ेंगे। तो जो भारत का जो आकार है, भारत का आकार, भारत का जो जो वैसे तो आकार है सम चतुष्कोणीय आकार, सम चतुष्कोणीय का क्या है आकार। और अपनी भाषा में कहे तो मालपे, इस प्रकार से मोटे मोटे तौर पर भारत का नक्शा बना हुआ है। तो ये समचतुष्कोणीय क्या होता है, इसका आकार होता है। और इसके जो क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। विश्व का जो 7वां सबसे बड़ा देश है किसमें? क्षेत्रफल में। किसमें? क्षेत्रफल में। अगर अपन बात करें पॉपुलेशन में तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, जनसंख्या में बात करें तो विश्व में अपना कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला किसका है? चाइना का। चाइना के बाद कौन सा है? पहला। तो जैसे ही अभी ये जो आंकड़े हैं ना, ये 2011 के आंकड़े हैं, अभी नए आंकड़े नहीं आए। मेरे को लगता है जब नए आंकड़े आएंगे तो जो भारत होगा वो भारत विश्व में पहले नंबर पे होगा, जिस प्रकार से भारत प्रगति कर रहा है। तो क्षेत्रफल में तो अपन 7वें स्थान पर है, और तो जनसंख्या में अपन कौन से दूसरे स्थान पर। तो अपन ने क्या समझा कि भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के महाद्वीप, उस महाद्वीप के अंदर अलग अलग प्रकार के देश है, 200 प्लस देश है। उस देशों के अंदर जो भारत का जो 3,42,239 जो वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन विश्व में 7वें स्थान पर है। कितने बच्चों? 7वें स्थान पर। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले भी, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा अपना स्थान है। और अपना जो क्षेत्रफल है ना बच्चों, क्षेत्रफल पूरे विश्व में, जिसमें महासागर आ गए, महाद्वीप आ गए, पहाड़ आ गए, सब आ गए, उसके आधार पर अपनी जो पूरी जो अपने पास जो लैंड है वो लैंड कितने 2.4% लैंड है। उस 2.4% लैंड पर कुल कितनी 17.5% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 17.4%। मतलब अपने पास जो पूरी जो भूमि है वो भूमि कितनी है, अपना जो क्षेत्रफल है कितना है? 2.4% है। लेकिन अपने पास पॉपुलेशन कितनी निवास करती है? पॉपुलेशन निवास करती है 17.5%। मतलब 2.4% क्षेत्रफल पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और इसकी जो स्थलीय सीमा रेखा है भारत की, स्थलीय सीमा रेखा ये है 5,200 किलोमीटर। कितने? 5,200 किलोमीटर। इस प्रकार से अपन ने मैप में समझा अभी पिछली स्लाइड में कि भाई अपन ने समझा भी पिछली स्लाइड में। एक बार पिछली स्लाइड में वापस चलते हैं और इसको समझते हैं कि स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा रेखा। थोड़ा ये अपने बोर्ड धीरे चल रहा है, बार ये अपने वापस स्लाइड खुल जाए तो अपन क्लास को कंटिन्यू करें। स्थलीय सीमा किस प्रकार से अपन समझते हैं, एक बार मैप के माध्यम से। और खुल जाए, सर्वर धीरे चल रहा है।
ये देखो इस प्रकार से, देखो स्थलीय सीमा का मतलब यहाँ, ये स्थलीय सीमा का मतलब ये के बाद तो क्या होता है कि पानी का पोर्शन आ जाता है, के बाद तो ये पानी का पोर्शन, मतलब भारत यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ 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 इस प्रकार से, ये अपन रेड पेन से मार्क कर लेते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे भारत की कितनी 15,200 किलोमीटर सीमा रेखा फैली हुई, कितनी सीमा रेखा, सीमा रेखा मतलब भारत की इतनी क्या स्थलीय सीमा है। अपन स्थलीय सीमा, अपन जलीय सीमा की बात नहीं कर रहे, अपन क्या बात कर रहे हैं, स्थलीय। इस प्रकार से, इस प्रकार से अपन ने नक्शे के माध्यम से समझ लिया तो स्थलीय सीमा रेखा क्या होती है। और आगे हम वापस समझते हैं, भारत के जो पड़ोसी जो देश है ना, भारत के पड़ोसी देश, भारत के जो प्रमुख जो पड़ोसी देश कौन से, उस पड़ोसी देश को अपन समझने का प्रयास करेंगे कि जो एक्चुअल में जो भारत है, उस भारत के अंदर कौन कौन से पड़ोसी देश है, भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वो अपन समझेंगे। देखो भारत के पड़ोसी देश, देखो अपने मैप के माध्यम से समझते हैं कि जो भारत के जो प्रमुख प्रमुख पड़ोसी देश कौन से। देखिए ये देखो सबसे पहले ये अपने पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद कौन सा, ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ये है चाइना, चाइना के बाद है ये ब्रह्मा। आपको ये कोष्टक में दिख रहा होगा कि कोष्टक में लिख रखा है ब्रह्मा, ब्रह्मा। और इस ब्रह्मा का अभी वर्तमान में नाम क्या है, म्यांमार। क्या नाम है बच्चों, म्यांमार। इसका पहला नाम ब्रह्मा होता था और इसका नाम चेंज कर दिया और क्या हो गया, म्यांमार। और यहाँ पर एक अपना एक पड़ोसी देश और है, नेपाल। क्या है, नेपाल, नेपाल। और यहाँ पर एक छोटा सा देश पड़ता है जिसका नाम है भूटान, भूटान। और ये अपने बंगाल की खाड़ी पड़ती है वैसे। और यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है, श्रीलंका। और एक छोटा सा देश और पड़ता है यहाँ पर, तो अपने ये देखो ये लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के पास एक छोटा सा देश पड़ता है जिसका नाम है मालदीव, मालद्वीप, मालद्वीप। तो इस प्रकार से ये मोटे मोटे तौर पर ये भारत के पड़ोसी देश हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। और एक ये देश अपने और पड़ता है बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये इस प्रकार से पढ़ते हैं, ये इस प्रकार से ये अपने तो क्या हो गया, पड़ोसी देश हो गए। और पड़ोसी देश के बाद क्या होता है कि जो अपना जो भारत है ना, उस भारत के अंदर कुल कितने राज्य, उस भारत के अंदर कुल कितने राज्य, उसको अपन समझते हैं। भारत के अंदर वर्तमान में कितने 28 राज्य है, कितने 28 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो अपन समझते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से। देखो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख, ये ऊपर ही पड़ता है लद्दाख। देखो और ये पड़ता है अपने जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। कि ये जब ये धारा 370 का मैटर है, धारा 370, भी धारा 370 के बाद क्या, धारा 370 थी, उससे पहले क्या था कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये पूरा एक स्टेट था और ये एक स्पेशल स्टेट था। क्या था बच्चों, एक स्पेशल स्टेट। तो बच्चों क्या होता था कि स्पेशल स्टेट में क्या होता है, इसका अलग झंडा होता था, इसके अलग ही संविधान होता था, इस पर भारत सरकार का कोई अधिकार नहीं होता था। जैसे ही धारा 370 हटी, उस धारा 370 हटने के बाद ये लद्दाख अलग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर अलग कर दिया गया। इन दोनों को अलग अलग
केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसका जो अब कंट्रोल है वो कंट्रोल किन के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में। इसके बाद आते हैं यहाँ पर देखो, ये हरियाणा दिख रहा होगा आपको और नक्शे में ये पंजाब दिख रहा होगा। इसके बीच सेंटर में एक पड़ता है शहर, सबसे सूरत शहर, सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर, जिसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ ये भी एक यूनाइटेड स्टेट है। और इसके बाद पड़ता है दमन और द्वीप, यह नक्शे में दिख रहा होगा, अपने गुजरात के दक्षिण में है दमन और द्वीप। दमन और दीव। और ये आपके जैसे दमन और द्वीप के दक्षिण के अंदर यहाँ पर मुंबई के पास स्थित है दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली क्या पड़ता है, दादर नागर हवेली। और एक अपने भारत की राजधानी दिल्ली, ये यहाँ दिल्ली पड़ती है, ये दिल्ली, ये भी एक यूनाइटेड स्टेट है। और एक जो अपना जो यूनाइटेड स्टेट है ना, सबसे बढ़िया ट्विस्ट है, इस यूनाइटेड स्टेट के अंदर क्या है बच्चों, चार भाग, चारों भाग अलग अलग स्टेट के अंदर स्थित है और चारों काफी दूर दूर स्थित है। देखो जिसे अपन कहते हैं अपने कौन सा, पुंडुचेरी। पुंडुचेरी, पुंडुचेरी हो गई। पुंडुचेरी के बाद पड़ता है अपने कराकरम, कराकरम। और यहाँ पड़ता है माहे और एक पड़ता है कवरती। सॉरी, कवरती तो अपने लक्षद्वीप के अंदर आता है। एक पड़ता है ये माहे, एक पड़ता है पुंडुचेरी और एक पड़ता है कराकरम। और ये इस प्रकार से पड़ता है माहे। इन तीनों को मिलाकर क्या हो रहा है बच्चों, एक अलग यूनाइटेड स्टेट बन रहा है जिसका नाम है पुंडुचेरी। जिसका नाम क्या है, पुंडुचेरी। इस प्रकार से भारत के अंदर कुल कितने स्टेट हो गए, यूनाइटेड स्टेट 8 हो गए। देखो गिन लेते हैं, पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा अपने हो गया चंडीगढ़, चौथा हो गया दिल्ली, पांचवा हो गया दमन और द्वीप, छठा हो गया दादर नागर हवेली और अपने एक जो सातवां हो गया ये अपने पुंडुचेरी। कौन सा हो गया बच्चों, पुंडुचेरी। देखो आपको मैंने अभी ये बताया भी दमन और द्वीप। देखो दमन और जो द्वीप है ना, इस दमन और द्वीप दोनों अलग अलग है। दमन अलग है, द्वीप अलग है। तो ये दमन तो 7वां हो गया और द्वीप कौन सा हो गया, 8वां। इस प्रकार से बच्चों कुल कितने 8 यूनाइटेड स्टेट है अपने इधर और 28 राज्य है। उस 28 राज्य में अगर अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे जो बड़ा राज्य है वो राज्य कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान। और अपन अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें, जनसंख्या की दृष्टि से अपने भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है तो वो पड़ता है अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा पड़ता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन पाकिस्तान से भी ज्यादा है। किससे है बच्चों, पाकिस्तान से भी क्या है, ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इस प्रकार से अपन ने बच्चों भारत के जो पड़ोसी सीमा है उस पड़ोसी सीमा को समझा, पड़ोसी जो देश है उस पड़ोसी देश को समझा, भारत के अंदर कुल कितने जो राज्य है उस राज्यों को समझा और भारत के अंदर कुल कितने यूनाइटेड स्टेट है उस यूनाइटेड स्टेट को अपन लोकेशन वाइज अपन ने समझा। इस प्रकार से बच्चों आज अपन ने जो ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, भारत की स्थिति व आकार। उस भारत की स्थिति व आकार का जो टॉपिक है वो टॉपिक बिल्कुल एकदम खत्म हो गया है। और अपन जब नई क्लास पढ़ेंगे उस नई क्लास के अंदर हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो जिन बच्चों को इसमें कोई डाउट है या कोई समस्या है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं उन सब का वापस रिप्लाई दे दूंगा। या फिर जब नई क्लास स्टार्ट होगी तो उस नई क्लास के अंदर हम डाउट सोल्व कर देंगे। तो मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।